अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम का अक्टूबर का इशू रिलीज हो चुका है। इसकी कवर स्टोरी इजराइल गजा वार के ऊपर है और इसके बाद उसमें तुर्की में कुर्दों के ऊपर होने वाले अत्याचार के बारे में है। कराची का केस पेश किया है। कराची सिंध का कैपिटल है और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब है। 70% नेशनल एक्सचेकर को देता है। इस हवाले से कराची का केस पेश किया गया है। ये पार्ट ऑफ सिंध है। मेरे सिंधी दोस्त नाराज़ हो रहे हैं कि मैं कराची का अलग से केस क्यों पेश कर रहा हूँ। तो सिंधु देश का केस मैंने जून के इशू में पेश किया था, एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम के जून के न्यूज़लेटर में पेश किया था। और कराची ज़ाहिर है, जब पाकिस्तान को 70% देता है और उसको कुछ नहीं मिलता, तो कराची इन इटसेल्फ उसके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो मैंने अलग से बताई हैं। लेकिन इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि मैं कराची को सिंध से अलग करना चाहता हूँ या ऐसा कुछ है। जब मैं एमक्यूएम में था तो अक्सर एमक्यूएम की तरफ से कराची सूबा बनाओ, कि कराची को सिंध से अलग करके अलग प्रोविंस बनाओ की मूवमेंट चलती थी। तो उस वक्त भी मैं जहाँ मेरे एमक्यूएम में बात होती थी वहाँ पे मैं अपोज करता था और मैं हमेशा कहता था कि नहीं, कराची के बगैर सिंध कुछ नहीं और सिंध का हिस्सा था, है और रहेगा। तो इसके अलावा अफ़गान रेफ्यूजीज़ का मामला बहुत बड़ा है, उसके ऊपर एक स्टोरी है और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं। अगर आपको चाहिए हो तो आप कांटेक्ट करें, मैं जहाँ भी भेज सकता था इसको भेजा है। अजीज़ दोस्तों, इज़राइल की जो जंग है इसके हवाले से चाइना ने ये किया है कि अपने पास जो दुनिया के नक्शे हैं इसमें इज़राइल का नाम हटा दिया है। इज़राइल के ऊपर से चाइना यही कुछ कर सकता है, ठीक है ना। इसकी ये औकात नहीं है कि वो जंग लड़ सके। चाइना कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी मिलिट्री पावर हो, इकोनॉमिक पावर, जंग लड़ने के काबिल नहीं है, इसलिए कि चाइना की अपनी फॉल्ट लाइंस बहुत ज़्यादा हैं। और बेसिकली चाइना इज़ ताइवान, क्योंकि हिस्टोरिकली जब चाइना के ऊपर रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से होता था और वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट होती थी जो आज ताइवान में बैठे हैं उनकी, तो माओ ज़ेडुंग ने कम्युनिज़्म का नारा लगा के चाइना में हमला कर दिया और चाइना की सिविल वार हुई और जो एक्चुअल चाइना के रूलर्स थे उनको भाग के ताइवान के जजीरे में पनाह लेनी पड़ी और यूं यहाँ पे चाइना की हुकूमत हो गई और उसको एक अरसे तक कोई दुनिया का मुल्क मानता नहीं था और सिवाय पाकिस्तान और 2-3 तटपुंजियों के किसी ने चाइना को एक्सेप्ट नहीं किया था। इवन इसकी यूएन की मेंबरशिप भी सस्पेंड कर दी गई थी। लेकिन निक्सन के ज़माने में अमेरिका की कुछ प्रायोरिटीज़ चेंज हुई, कोल्ड वार टॉप पे थी, तो उसमें चाइना को यूएन की मेंबरशिप वापस दी गई। और एक्चुअली ताइवान आज भी चाइना पे क्लेम करता है, जिस तरह चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पे क्लेम करती है। इसके अलावा मकाओ, हांगकांग, जिंगजियांग, तिब्बत और दूसरे कई इलाके जो साउथ मंगोलिया है, चाइना की फॉल्ट लाइंस बहुत हैं। तो चाइना जंग नहीं लड़ सकता, इस तरह के ड्रामे कर सकता है। हाँ, ये है कि अब दुनिया में दूसरे मुल्कों ने चाइना का नाम हटा कर उस पर वेस्ट ताइवान बना दिया है। तो चाइना को चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है ना इंटरनेशनल पंगों में पड़ने का, तो फौज भेजे ना गजा में, लड़ ले। इस तरह की ड्रामेबाजियों से काम नहीं चलता। अजीज़ दोस्तों, थोड़ी सी आपके साथ में शेयर करूंगा मुसलमानों की हिपोक्रेसी। बाकी सब हम छोड़ देते हैं कि यमन में क्या हुआ, इधर उधर क्या हुआ। अभी रिसेंटली तुर्की ने सीरिया में ड्रोन मार के 100 से ज़्यादा मुसलमान मार दिए। वो भी कैंप में मारे, रेफ्यूजी कैंप में, जैसे ये रो रहे हैं कि इसराइल ने रेफ्यूजी कैंप पे हमला किया। इसी तरह आप ये देखें कि यरमुक, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये यरमुक सीरिया की है। ये दमस्कस के पास एक छोटा सा शहर है। यरमुक की पॉपुलेशन गजा की पॉपुलेशन के हिसाब किताब बहुत क्लोज, छोटे से इलाके में ज़्यादा लोग। और सिविल वार के दौरान
बशर असद जो है इस वक्त सीरिया का प्रेसिडेंट, उसने यरमुक पे हमला करके हज़ारों लोग मार दिए और 60% बिल्डिंगें तबाह कर दी। प्रोटेस्ट तो दूर की बात है, आपने सुना भी है कभी? इनकी हिपोक्रेसी कहाँ जाती है उस वक्त? इनको फ़लस्तीन आज याद आ रहा है, बच्चों की तस्वीरें, ये वो बच्चे नहीं थे। इसी तरह इसी सीरिया में इस्लामिक स्टेट ISIS ने हज़ारों यजीदी लड़कियों को अगवा किया, रेप किया, बेचा, मारा, कूटा, उनके साथ इंसानियत सोच सलूक हुआ। आज भी सैकड़ों गायब हैं। और ये एक यजीदी लड़की की कहानी है कि मुझे यजीदी ने कहा कि हम तुम्हें मार देंगे वरना तुम मुसलमान हो जाओ। तो उसने कहा मुझे मार दो लेकिन मेरा रेप ना करो क्योंकि मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ। तो उन्होंने कहा ये फैसला करने का तुम्हें हक नहीं है, तुम हम पे हलाल हो क्योंकि कुरान ने कहा है कि हम किसी भी दूसरे धर्म की औरतों को सेक्स स्लेव्स के तौर पे ले सकते हैं। अजीज दोस्तों, ऐसी कई हिपोक्रेसी आपको दिखाएंगे। क्या कभी आपने ISIS के खिलाफ, जो कि प्रॉपर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, ये भी ना तालिबान भी उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुका है, पाकिस्तान भी, कभी आपने इनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट देखा है? कितने बंदे मारे हैं पता है आपको? बोको हराम नाइजीरिया, तो मुसलमान के हाथों मुसलमान मरे कोई मसला नहीं है। तबाहियां हो, बिल्डिंगें टूटे, बमबारियां हो, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में बलोचों का कत्लेआम हो, पख्तूनों का हो, मुहाजिरों का हो, सबका हो, कोई मसला नहीं है। यहां पे टसवे बहाने आ जाएंगे। ये हमारे तनवीर ज़हाक भाई ने भी एक बड़ी अच्छी ट्वीट निकाली है। उन्होंने कहा कि जेरूसलम ज्यूस का किबला है जैसे मक्का मुसलमानों का किबला है। आप यहूदियों को निकाल के जेरूसलम को आज़ाद कराना चाहते हैं, जबकि ईरानियों के जो यमन में हूती हैं उन्होंने मक्का की तरफ कई मिसाइल मारे थे। कभी आपने सुना कि किसी ने कंडेम किया हो? तो ये इस तरह की हिपोक्रेसियाँ, जैसा एक हमारा ये हिपोक्रेट अरबगान है जो तुर्की को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लिख के रख लें। बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट, इसकी बीवी $50,000 के पर्स लेके घूमती है, फ्रांस की कंपनी के। ये सब इनकी हिपोक्रेसियाँ हैं। तुर्की ने एक नया फ्रंट खोला है। आपको पता है तुर्की का और ग्रीस का काफ़ी अरसे से मसला चल रहा है, साइप्रस के हवाले से, और छोटे छोटे आपको पता है ग्रीस के कई जजीरे हैं, उन पे तुर्की क्लेम डालता है, ग्रीस भी क्लेम डालता है। अब 152 आइलैंड्स हैं ग्रीक के और तुर्की कहता है कि नहीं ये हमारे हैं। और तुर्की ने 30 अक्टूबर को एक आइलैंड पे जाके कब्जा भी कर लिया। और तुर्की एक छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन इस वक्त जो दुनिया में जो टेम्पो है और जो माहौल चल रहा है, ऐसा मारेंगे ना ये लोग मिल के तुर्की को कि दुनिया याद रखेगी कि तुर्की भूले नहीं कि ग्रीस इज वन ऑफ द बिगिनिंग मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। 27 मुल्क मिल के लड़ेंगे तुमसे तुर्की, और फिर पीछे अमेरिका। अजीज दोस्तों, आपने भी देखा था कि दागिस्तान रशिया की एक रियासत में मुसलमानों ने एयरपोर्ट पे धावा बोल दिया था और प्लेन तक पहुंच गए थे जो इसराइल से आया था और यहूदियों को ढूंढ रहे थे। तो वो ये भूल रहे हैं कि ये लंदन नहीं है, ये फ्रांस नहीं है, ये रशिया है। पुतिन ने 550 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जो इस एयरपोर्ट में घुसे थे, और इनको 5 से 15 साल तक की सज़ा लग सकती है। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा जंग के मैदान की तरफ अगर हम जाएं तो ये अमेरिका के हाउस स्पीकर जॉनसन ने कहा है कि मैं एज ए क्रिश्चियन बाइबल की टीचिंग पे बिलीव करता हूँ, और बाइबल क्लियर अल्फाज में कहती है कि इसराइल के साथ खड़े रहो। तो ये क्लियर अल्फाज में मैसेज आ गया अमेरिका का। दूसरी तरफ अमेरिका के
सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कहा है कि ईरान लाइन क्रॉस कर रहा है और ईरान अगर अपनी प्रॉक्सीज को अमेरिका की फौजियों पर हमले से रोकता नहीं है तो फिर जवाब के लिए तैयार रहे। पिछले कुछ दिनों में 24 अटैक हो चुके हैं अमेरिकन फोर्सेस पे, जिसमें से 3 कल हुए हैं। अजीज दोस्तों, गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। हमास के ऊपर हमले में इजराइल ने एक टनल पे कब्जा किया है और वो टनल, एक और टनल जो हॉस्पिटल के नीचे से गुजर रही है जहाँ पे हमास ने अपना हेडक्वार्टर बनाया है। तो जिनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 19 के मुताबिक अगर मिलिट्री पर्पस के लिए हॉस्पिटल यूज़ होते हैं तो वो मिलिट्री टारगेट हो सकते हैं। हमास की मिलिट्री विंग अल कसम ब्रिगेड ने इजराइल की फोर्सेस के मुकाबला शुरू कर दिया है और अल कसम के पास तकरीबन 40,000 फाइटर हैं और ये ड्रोन और 30, इनके पास काफ़ी ड्रोन्स हैं और 30,000 रॉकेट्स हैं। अजीज़ दोस्तों, इजराइल के लिए सबसे मुश्किल चीज़ ये हो गई है कि इजराइल के मिनिस्टर से कमांडर से पूछा गया कि भाई आपने जो रेफ्यूजी कैंप पे हमला किया तो आपको पता नहीं था कि हमें वहाँ पे सिविलियंस हैं? तो उसने कहा हमारी मजबूरी ये है कि हमास के टेररिस्ट जो हैं वो सिविलियंस के बीच में से अटैक करते हैं। अब हम क्या करें? हमें इतना पता था कि वहाँ पे हमास के टेररिस्ट भी और एक बहुत बड़ा कमांडर भी हमास का वहाँ पे था, तो हमारे लिए हमला करना ज़रूरी था। और हमें जहाँ पे खबर मिलेगी हमने तो काफ़ी सावधान किए। आज 3 हफ्ते से हम नोटिस दे रहे हैं कि नॉर्थ गजा से निकल जाओ, सिविलियंस नहीं निकल रहे इसलिए कि हमास उनको निकलने नहीं दे रही। हमास ने उनको हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, क्योंकि अगर वो सिविलियंस नहीं होंगे तो सिविलियंस की मौत नहीं होगी और हमास वाले सारे मर जाएंगे, हमें भी आसानी होगी उनको पकड़ने में। लेकिन हमास सिविलियंस को नहीं जाने दे रहा। तो ये हमास की बदमाशी है क्या सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज़ कर रहा है। डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एमिल हॉकीमैन ने कहा है कि हमास गजा की एक एक गली, एक एक चप्पे चप्पे से पूरा उसको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। ज़ाहिर है हमें इसका इतना नहीं पता, तो हमारे लिए चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन हम आखिर को हमास के एक एक बंदे को मारेंगे, चाहे कितना भी हमें लंबी जंग करनी पड़े। ये भी कहा गया है कि वियतनाम में वियतकॉन्ग ने क्या किया था कि माउस होल्स बनाए थे, यानी ज़मीन के अंदर सुराख बना के अंदर टनलों में जाके छुप जाते थे। तो हमास के पास भी 400 किलोमीटर से बड़ी नेटवर्क ऑफ टनल है और ये जंगलों में और मुख्तलिफ कैमोफ्लाज वाले इलाकों में रखते हैं ताकि हमें पता ना चले। लेकिन हम आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अब गजा से हमास का सफाया कर देंगे। और इसी तरह अजीज़ दोस्तों, ये मामला चल रहा है, जंग बहुत ख़तरनाक स्टेज पे जा चुकी है। Free Palestine! We did. Israel completely pulled out of the Gaza Strip in 2005 and forcibly expelled all the Israelis living there, leaving behind beautiful land, greenhouse gases, and a thriving environment. And what did the Palestinian people do? Burn down all the greenhouses that Israel left behind and elect Hamas, the terrorist group, as their leaders in 2007. And since then, every single resource that has been brought into Gaza from Israel has been used to create rockets by Hamas to attack the Jewish people. None of that water, none of that funding going to educate or enriching the lives of the people living in Gaza. And who's deciding that? The terrorists they elected, Hamas. So if you really want to free Palestine or free the Palestinians, then support Israel in eradicating Hamas from the face of this earth, because the day that Hamas disappears will be a better day for the history of the people living in Gaza and the people living in Israel. The only way to free Palestine is to eradicate Hamas forever. Am Yisrael Chai. अजीज दोस्तों, इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हम मिलियंस ऑफ लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक भी फ़लस्तीनी रेफ्यूजी को हम नहीं आने देंगे।
क्या वजह है कि फ़लस्तीनी रेफ्यूजी को कोई मुसलमान मुल्क लाने के लिए तैयार नहीं है? कोई तो वजह है। ये समझने की बात है। फ़लस्तीनियों ने जॉर्डन में जिस तरह सिविल वार शुरू कर दी थी, ये फसादी हैं। यहाँ पे देख लें यूरोप अमेरिका में क्या हो रहा है। लेकिन फिर एक एग्रीमेंट हुआ और इजिप्ट ने गज़ा का रफ़ा क्रॉसिंग है ना, उसको खोला है। और उसमें जो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर हैं ना गज़ा में फंसे हुए, जैसे अमेरिकन यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर हैं, उनको आने की इजाज़त दी है। लेकिन लेट्स सी कि हमास उनको आने भी देता है कि नहीं। और 81 बहुत ही ज़्यादा सीरियसली बीमार और ज़ख्मी पैलेस्टीनियन है ना, उनको इजिप्ट में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लाने की कोशिश हो रही है। और ये पता चला है कि 88 लोग अब तक इजिप्शियन हॉस्पिटल्स में एडमिट हो चुके हैं। अजीज़ दोस्तों, यूरोप का हाल तो बहुत ही ख़राब है। जैसे मैंने आपको बताया था लिवरपूल स्टेशन का, लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन यहाँ का एक मेट्रो का स्टेशन है लंदन का। ये देखें, ये स्टेशन का हाल है। और पूरे स्टेशन पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। अब आप बताएं, लोग जॉब्स पे जाते हैं, जॉब से आते हैं कैसे यहाँ पे? क्योंकि मैं इस स्टेशन को बहुत यूज़ किया था, ख़ास तौर पे जब मैं ईस्ट लंदन में रहता था। तो ये ईस्ट लंदन का स्टेशन है। तो सेंट्रल लंदन का ये गेटवे था, लंदन का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन है। लोग जॉब्स पे जाते हैं तो वहाँ पे ट्रेन चेंज करने के, और ये मेट्रो के अलावा ट्रेन स्टेशन भी है। यहाँ पे ट्रेनें भी पूरे यूके और आगे पीछे चलती हैं। तो लोग अपनी ट्रेनों के लिए, मेट्रो के लिए भाग भाग के चेंज करना होता है। और कैसे करें बताएं आप ये चीज़ों में? और ऐसे में मेरे जैसे लोग तो अब बिल्कुल बाउंड हो गए कि मैं कैसे सेंट्रल लंदन जाना होता है तो मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि हमारी तो शक्लें आप लोगों को पता है और हमें तो धमकियां भी आ रही हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं हमारे अंदर वो आता नहीं है कि ना करें, ये करना पड़ता है। हम कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं तो ब्लेटेंट सच बोलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो ये लंदन का टेक ओवर है, यूरोप को टेक ओवर कर लिया है इन लोगों ने। और यह है कि तंग आ चुका है यूरोप अब इनकी हरकतों से। इस तरह प्रोटेस्ट करके, इस तरह चीज़ें करके आप क्या हासिल कर लेंगे? और आप यहाँ पे पुलिस पे हमले कर रहे हैं, मैकडोनल्डों पे हमले कर रहे हैं। मैकडोनल्ड में कौन होता है? ख़ास तौर पे स्कूल टाइम, जो छुट्टियों के टाइम पे जब आप देखें तो माएँ अपने बच्चों को मैकडोनल्ड में लेके गई होती हैं। वहाँ पे जाके चूहे का डब्बा खोल के चूहे सारे मैकडोनल्ड में उड़ा दिए। लोग अफरा तफरी मच रही है। इन औरतों बच्चों ने तो उधर कुछ नहीं किया ना। तो ये करके आप अपने लिए भी मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। थेरेसा में जो हमारी मिनिस्टर थी, प्राइम मिनिस्टर थी यूके की, उसके एडवाइज़र टिमोथी ने कहा है कि ब्रिटिश सोसाइटी इस एक्सट्रीमिज़म को ला के अपने मुल्क में पछता रही है और इसकी बहुत बड़ी कीमत अब हमें अदा करनी पड़ेगी। हमने नफ़रत को मंगवाया अपने यहाँ और अपनी कॉमन आइडेंटिटी अब खो चुके हैं। अब वापस एक ताकत के ज़रिए पॉलिसी लानी होगी और रिज़ल्ट लाने होंगे। उसने ये भी कहा कि बुर्का स्ट्रिक्टली बैन होना चाहिए यूके में। अजीज़ दोस्तों, हमास के फाउंडर के बेटे मुसब हसन यूसुफ ने कहा है कि इंडियनों को कोई मसला नहीं है, दुनिया के बाकी किसी लोगों के साथ हिंदुओं को कोई इशू नहीं है, ये कोएग्जिस्ट करना जानते हैं। सारे मसले जो आ रहे हैं ना, हमेशा वो मुसलमानों की तरफ से आते हैं, हिंदुओं की तरफ से नहीं आते। अजीज़ दोस्तों, ये सारी खबरें हैं मेरे पास आपके लिए। और मैं समझता हूँ कि इज़राइल पैलेस्टाइन वार बहुत आगे बढ़ेगी और मुश्किलात दुनिया में बढ़ेंगी। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।